स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन को। एक लेक्चर में हम कुछ बेसिक चीज़ें बात कर चुके हैं कि लिंकेज क्या होती है, ठीक है, कंप्लीट लिंकेज क्या होता है, इनकम्प्लीट लिंकेज क्या होता है। तो आज हम उन्हीं के डेफिनेशन और इस टॉपिक को आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि लिंकेज होता क्या है। तो लिंकेज क्या होती है? इट इज the physical association between it is the physical association between genes on a chromosome। क्योंकि हमने वहां पे भी पहले डिस्कस कर लिया था कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कब फॉलो होता है, जब वो जीन या तो डिफरेंट क्रोमोसोम पे लोकेटेड हो या अगर सेम क्रोमोसोम पे होते हैं तो डिस्टेंटली लोकेटेड हो। लेकिन अगर वो एक ही क्रोमोसोम पे जीन है और वो क्लोजली एसोसिएटेड है, ठीक है, तो उन केस में वो जीन फिजिकली एसोसिएट हो जाएंगे, दैट मीन्स लिंकेज शो करेंगे। तो उस केस में उनको सेपरेट करना या तो इजी नहीं होगा या फिर पॉसिबल ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो फिजिकल एसोसिएशन होती है जीन्स की, जो एक क्रोमोसोम पे लोकेटेड है, इस फिजिकल एसोसिएशन को हम क्या कहते हैं? लिंकेज। जबकि रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? इसका जस्ट अपोजिट होता है। रिकॉम्बिनेंट्स क्या बनाते हैं? नॉन पेरेंटल प्रोजेनी बनाते हैं। रिकॉम्बिनेशन क्या बनाता है? रिकॉम्बिनेंट्स बनाता है, जिसको हम नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस भी कहते हैं। तो दैट मीन्स रिकॉम्बिनेशन एक प्रोसेस है विच जनरेट नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस। ये नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस को जनरेट करता है, ठीक है। तो ये दो डेफिनेशन हमने कर ली है। लिंकेज क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन क्या होता है। अब आती है कंडीशंस फॉर लिंकेज, कि लिंकेज कब होगी। तो लिंकेज कब होगी? लिंकेज तभी होगी जब भी वो जीन आपके एक ही क्रोमोसोम पे लोकेटेड हो और क्लोजली लोकेटेड हो। जीन क्या हो? क्लोजली लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम। क्योंकि अगर वो एक ही क्रोमोसोम पे है लेकिन डिस्टेंटली लोकेटेड है तो वो इंडिपेंडेंटली अशॉर्ट आउट हो जाएंगे, और अगर इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट होगा तो लिंकेज नहीं होगी। तो एक ही क्रोमोसोम पे हो लेकिन क्लोजली लोकेटेड हो। हालांकि इसमें एक चीज बताइए कि कुछ जीन टाइट लिंकेज शो करते हैं, कुछ जीन क्या शो करते हैं? टाइट लिंकेज शो करते हैं, वेर एज सम आर लूजली लिंक्ड। जितना ज़्यादा उनके बीच में डिस्टेंस कम होता जाएगा उतनी ही उनकी लिंकेज बढ़ती जाएगी। क्लोजली लोकेटेड का मतलब क्या है? कि उनमें क्रॉसिंग ओवर इजीली ना हो, लेकिन उससे वो तो एक मिनिमम वैल्यू होगी कि मैक्सिमम इतना तो डिस्टेंस होना ही चाहिए। अगर उससे ज़्यादा उनके बीच में डिस्टेंस कम होता है, जैसे कि ये देखो, ये क्रोमोसोम हमने दिखाया, यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किया ए बी जीन और यहाँ हमने रिप्रेजेंट किया बी जीन। तो हम क्या करें कि ए और बी के बीच में अगर इतना डिस्टेंस होगा तो क्रॉसिंग ओवर इजीली नहीं होगी। इसका मतलब वो इंडिपेंडेंटली अशॉर्ट आउट नहीं होंगे, ठीक है। तो उनकी अशॉर्टमेंट डिपेंडेंट है, ए बी के ऊपर डिपेंडेंट है, बी ए के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन इसमें भी अगर उनके बीच में डिस्टेंस और ज़्यादा रिड्यूस करते जाएं तो लिंकेज और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। मान लो इसकी बजाय बी जीन यहाँ होता तो वो और ज़्यादा टाइटली लिंक होता, इसकी बजाय वो यहाँ होता तो और ज़्यादा लिंकेज बढ़ जाती। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि हालांकि जो जीन्स लिंकेज शो करते हैं उनमें से कुछ टाइटली लिंक्ड होते हैं और कुछ लूजली लिंक्ड होते हैं। कुछ टाइट लिंकेज शो करते हैं और कुछ लूजली लिंकेज शो करते हैं। अब आते हैं सिचुएशन इन विच लिंकेज अकर, क्योंकि आपको एग्जामिनर स्टेटमेंट देगा और ये पूछेगा कि ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है, तो आपको वो स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी होंगी। तो दो सिचुएशन है जिनके केस में आप कह सकते हो कि इनके केस में लिंकेज होगी। पहली सिचुएशन क्या है? व्हेन द टू जीन्स didn't segregate independently,
दो जीन है वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं हो रहे हैं, और आपको पता है इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन अगर नहीं होता है तो क्या होती है, लिंकेज होती है। ठीक है, तो आपका एग्जामिनर एक स्टेटमेंट दे दे कि मान लो हमारे पास दो जीन है एक्स एंड वाई, ठीक है, बट दीज टू जीन्स डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। जब हम इनके गैमीट बनाते हैं तो ये इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं होते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि एक्स और वाई जीन क्या है, लिंकेज शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो एक पहली सिचुएशन आ गई। दूसरी सिचुएशन क्या है, व्हेन डाई हाइब्रिड F2 रेशो deviated from 9:3:3:1। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है ये ऑब्जर्व की थी मॉर्गन साइंटिस्ट ने। ठीक है, तो वो हम बात करेंगे, मॉर्गन ने सेक्स लिंकेज के बारे में डिस्कवरी की थी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। मॉर्गन का ही कंट्रीब्यूशन आपकी एनसीईआरटी ने दिया है। तो बेटा अब क्योंकि उस टाइम पे मेंडल ने मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्रॉस करके दिखाई थी, तो सभी उसको यूनिवर्सली फॉलो कर रहे थे। तो अकॉर्डिंग टू डाई हाइब्रिड क्रॉस F2 जनरेशन का जो फिनोटाइपिक रेशो होता है वो कितना आता है, 9:3:3:1। लेकिन ये फिनोटाइपिक रेशो तो कब आएगा, जब जीन इंडिपेंडेंटली शॉर्ट आउट होंगे। अब क्योंकि लिंकेज है तो वो जीन इंडिपेंडेंटली शॉर्ट आउट नहीं हो रहे, और अगर जीन इंडिपेंडेंटली शॉर्ट आउट नहीं होंगे तो फिनोटाइपिक रेशो 9:3:3:1 नहीं आएगा। आपको ये वर्ड पकड़ना है कि उस केस में जो डाई हाइब्रिड जनरेशन का F2 रेशो है, फिनोटाइपिक रेशो, वो 9:3:3:1 से डेविएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा। और अगर ऐसा होगा तो क्या होगा बेटा, लिंकेज होगी। ठीक है, तो ये चीज़ थी सिचुएशन जिनके केस में आप लिंकेज बता सकते हो। ऐसे स्टेटमेंट दे करके एग्जामिनर पूछता है आपको, जैसे उसने कह दिया कि हमारे पास ड्रोसोफिला का एक करेक्टर है, उसने बोला, ठीक है, ड्रोसोफिला के आई कलर का एक करेक्टर है हमारे पास, रेड आइड एंड वाइट आइड। जब हमने इसके डाई हाइब्रिड क्रॉस कराई तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का F2 का फिनोटाइपिक रेशो 9:3:3:1 नहीं आया, जबकि हम प्योर लाइन से शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, जैसा मेंडल ने बोला था हम वैसे ही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका F2 का फिनोटाइपिक रेशो 9:3:3:1 से डेविएट हो गया। तो ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो आई कलर, सॉरी एक जीन नहीं ले सकते बेटा, हम दो जीन लेने पड़ेंगे, आई कलर और बॉडी कलर मान लो। ठीक है, क्योंकि लिंकेज किसके बीच में होती है, डिफरेंट जीन्स के बीच में। वाइट आई और रेड आई तो एक ही जीन के दो ट्रेट हो गए, तो ये चीज़ ध्यान रखना। दो ट्रेट की हम बात करेंगे, कम से कम डाई हाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आपको दो ट्रेट बता रही हूँ, आई कलर और बॉडी कलर। तो जब इनको लेकर के उसने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया तो उसने क्या देखा कि F2 का फिनोटाइपिक रेशो 9:3:3:1 नहीं आया, जबकि उसने वो सारे रूल फॉलो किए जो मेंडल ने बताए। तो ऐसा क्यों, क्योंकि ये जीन क्या शो करते हैं, लिंकेज शो करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसकी हिस्ट्री के बारे में कि हिस्ट्री क्या है लिंकेज की, किसने किसके बारे में डिस्कवर किया। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले लिंकेज वाज सजेस्टेड बाय, लिंकेज वाज सजेस्टेड बाय, सबसे पहले लिंकेज को किसने सजेस्ट किया, सूटन एंड बोवरी ने। किसने सजेस्ट किया, सूटन एंड बोवरी ने। और कब सजेस्ट किया बेटा, 1902 1903 में, 1902 1903 में सूटन एंड बोवरी ने बता दिया था, सजेशन दे दिया था किसके बारे में, लिंकेज के बारे में। इसके बाद बेटा सेकेंड हिस्ट्री आती है, लिंकेज वाज फर्स्ट सीन बाय बैटसन एंड पुनेट। सबसे पहले लिंकेज को किसने देखा, बैटसन एंड पुनेट ने ऑब्जर्व किया, किसके अंदर, लथाइरस ओडोरेटस में।
ये प्लांट का नाम है जिसमें बैटसन एंड पुनेट ने लिंकेज को ऑब्जर्व किया था, लथाइरस ओडोरेटस। और इसके ऊपर वर्क करके बैटसन ने दिया था बेटा कपलिंग एंड रिपल्सन फिनोमिना, कपलिंग एंड रिपल्सन फिनोमिना। ये फिनोमिना इम्पॉर्टेंट आता है कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अगर आप स्टडी करो तो। अभी तो क्योंकि हम एनसीईआरटी कर रहे हैं तो सिर्फ ये डाटा मैंने एनसीईआरटी ने नहीं दिए हैं दोनों, ये मैंने सिर्फ इसलिए डाले ताकि आप डिटेल के साथ कनेक्ट हो जाओ, ठीक है। तो ध्यान रखना, लिंकेज को सबसे पहले किसने देखा, बैटसन एंड पुनेट ने देखा, किसमें, लथाइरस ओडोरेटस में, और इसके ऊपर उसने कौन सा फिनोमिना दिया, कपलिंग एंड रिपल्सन। तीसरी जो हिस्ट्री है वो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, क्या, सेक्स लिंकेज वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाई, वो तो सिंपल लिंकेज की बात कर रहे थे। अब हम किसकी बात कर रहे हैं कि सेक्स लिंकेज वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाई या फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई मॉर्गन। अब सबसे पहले तो ये चीज देखो, सेक्स लिंकेज का मतलब क्या है कि जो जीन लिंकेज शो कर रहे हैं वो सेक्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड है। किस पे लोकेटेड है, सेक्स क्रोमोसोम पे। अब अगर क्योंकि वो सेक्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड है तो सेक्स क्रोमोसोम तो क्या करता है, सेक्स को भी अफेक्ट करता है। दैट मीन्स मेल और फीमेल में उनका बिहेवियर क्या आएगा, अलग आएगा। अब तक हमने सेक्स लिंक्ड ट्रेट को ऑब्जर्व नहीं किया, जितने भी क्रोमोसोम्स हमने देखे हैं वो सारे ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स पे लोकेटेड। तो 1910 में जो मॉर्गन साइंटिस्ट था, मॉर्गन का कंट्रीब्यूशन एनसीईआरटी ने पूछा है कि मॉर्गन का कंट्रीब्यूशन क्या है। तो एक तो इसने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का, और एक इसने सेक्स लिंकेज को डिस्कवर किया है। ये चीज ध्यान रखना, 1910 में मॉर्गन ने क्लियरली प्रूव कर दिया और डिफाइन कर दिया किसको, लिंकेज को। और किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ हिज ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट इन फ्रूट फ्लाई। इसने किसके ऊपर काम किया, फ्रूट फ्लाई पे काम किया, ड्रोसोफिला के ऊपर काम किया। और इसके ऊपर काम करके उसने दिया बेटा थ्योरी ऑफ लिंकेज, थ्योरी ऑफ लिंकेज। तो ये जो थर्ड पॉइंट की हिस्ट्री है ये आपके सिलेबस में है, आपको बहुत अच्छे से याद करना है कि मॉर्गन ने जो अपने रिजल्ट दिए वो कब डिस्कवर किए, 1910 में। उसने किसके ऊपर काम किया, फ्रूट फ्लाई, दैट मीन्स ड्रोसोफिला के ऊपर उसने काम किया। और इसने किसको प्रूव किया, सेक्स लिंकेज को दिखाया है। किसको दिखाया है, सेक्स लिंक। और इसके ऊपर बेस्ड होकर के उसने थ्योरी ऑफ लिंकेज भी, लिंकेज थ्योरी को भी डिस्क्राइब किया है। तो ये था इसकी हिस्ट्री के बारे में। अब एक बार कंपेयर कर लेते हैं, इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट में क्या होता है, कंप्लीट लिंकेज में क्या होता है, और इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या होता है। तो इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट में हमने क्या देखा, द टू जीन्स, कब होगी इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, जब वो दो जीन या तो डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे लोकेटेड हो, किस पे लोकेटेड हो, डिफरेंट क्रोमोसोम पे, या फिर अगर वो सेम क्रोमोसोम पे है तो डिस्टेंटली लोकेटेड होने चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर वो क्लोजली लोकेटेड हो जाएंगे तो लिंकेज हो जाएगी, ठीक है। तो वो सेम क्रोमोसोम पे हो और डिस्टेंटली लोकेटेड हो, या फिर डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे हो, तो उस केस में वो इंडिपेंडेंटली शॉर्ट आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस केस में सेकंड पॉइंट क्या हो गया, जीन्स ऑलवेज are short out इंडिपेंडेंटली। इस केस में जीन्स क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंटली अशॉर्ट आउट हो जाएंगे। बेटा एक चीज ध्यान रखना, कितने डिस्टेंटली लोकेटेड कि क्रॉसिंग ओवर इजीली हो जाए, और अगर क्रॉसिंग ओवर इजीली होगी तो वो इंडिपेंडेंटली अशॉर्ट आउट हो जाएंगे। और अगर ऐसा होगा तो जो आपको प्रोजेनी मिलेंगी उनमें से 50% प्रोजेनी पेरेंटल होंगी और 50% प्रोजेनी कैसी होंगी, रिकॉम्बिनेंट। इसी तरीके से अगर कंप्लीट लिंकेज, लिंकेज कब होगी, पहली चीज कि वो जीन सेम क्रोमोसोम पे होने चाहिए। किस पे होने चाहिए, सेम क्रोमोसोम में।
ठीक है। लेकिन बात आती है कंप्लीट लिंकेज या इनकम्प्लीट। तो कंप्लीट लिंकेज तो कब होगी, जब वो इतने पास पास हों कि क्रॉसिंग ओवर उनको सेपरेट ही ना कर सके। ठीक है, दैट मीन्स सेम क्रोमोसोम पे तो है बट located very closely so that crossing over cannot separate them। वो इतने क्लोज होने चाहिए कि क्रॉसिंग ओवर उनको सेपरेट ही ना कर पाए। अगर वो सेपरेट ही नहीं कर पाएगी तो दैट मीन्स इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगा। और क्योंकि वो बिल्कुल ही सेपरेट नहीं कर पा रही तो प्रोजेनी में सारी की सारी 100% प्रोजेनी आपकी कैसी आएंगी, पेरेंटल। रिकॉम्बिनेंट्स कितने आएंगे, 0% आएंगे ही नहीं। कोई भी प्रोजेनी आपकी रिकॉम्बिनेंट नहीं आएगी, सारी की सारी प्रोजेनी कैसी होंगी, पेरेंटल होंगी। इसके विपरीत अगर हम बात करें इनकम्प्लीट लिंकेज की, तो है तो सेम क्रोमोसोम पे, है भी क्लोजली, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो क्रॉसिंग ओवर उनके अंदर हो ही नहीं सकती। हालांकि क्रॉसिंग ओवर के चांसेस लेस हो जाते हैं, लेस चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। बेटा ध्यान देना, इनकम्प्लीट लिंकेज और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या डिफरेंस है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में तो वो इजीली क्रॉसिंग ओवर से सेपरेट हो जाते हैं, बिल्कुल इजीली, जबकि यहाँ पर वो सेपरेट तो होते हैं क्रॉसिंग ओवर से लेकिन इजीली नहीं होते हैं, लेस चांसेस हो जाते हैं। अब क्योंकि क्रॉसिंग ओवर के लेस चांसेस हो गए और क्रॉसिंग ओवर ही रिकॉम्बिनेंट बना रही है, तो जो आपके रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे उनका नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम कितना, अब यहाँ पे तो था 50%, तो इस केस में रिकॉम्बिनेंट्स हमेशा लेस देन 50%। और क्योंकि रिकॉम्बिनेंट लेस देन 50% होंगे तो पेरेंटल प्रोजेनी हमेशा क्या होंगी, मोर देन 50%, जबकि यहाँ पे दोनों क्या थे, 50-50%। ठीक है, और अगर लिंकेज है तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये है हमारा इसका कंपैरिजन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कंप्लीट लिंकेज एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। अब हम आते हैं मॉर्गन की क्रॉस के ऊपर। किसके ऊपर आते हैं, मॉर्गन की क्रॉस के ऊपर। तो देखो ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जब तक आपको याद नहीं होगा आप क्रॉस नहीं कर पाओगे। जैसे हमने मेंडल में 7 ट्रेट याद किए थे वैसे ही ये भी याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब बात आती है मॉर्गन की। तो बेटा मॉर्गन ने हमें ये तो पता चल गया कि उसने ड्रोसोफिला पे काम किया, फ्रूट फ्लाई भी बोल देते हैं इसको, लेकिन ड्रोसोफिला में भी उसने ऐसे जीन्स को स्टडी किया विच आर लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम। बेटा ध्यान देना, जो किसके ऊपर लोकेटेड है, एक्स क्रोमोसोम। हमने ये तो कह दिया सेक्स लिंकेज को ऑब्जर्व किया, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम 2 टाइप के होते हैं मेल में, एक होता है एक्स और एक होता है वाई। हालांकि फीमेल में दोनों एक्स क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन मॉर्गन ने जो जीन स्टडी किए ड्रोसोफिला में वो किसके ऊपर लोकेटेड है, एक्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड है। ठीक है, तो इसने 3 ट्रेट लिए। कितने ट्रेट लिए, 3 ट्रेट को इसने लिया है। कौन कौन से, ये याद होना बहुत ज़रूरी है बेटा, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। पहला ट्रेट उसने लिया बॉडी कलर। अब क्योंकि हम ट्रेट पढ़ रहे हैं तो उसके 2 कंट्रास्टिंग ऑप्शन हमें बताने पड़ेंगे। तो इसका डोमिनेंट ट्रेट था ब्राउन बॉडी, और रिसेसिव ट्रेट था येलो बॉडीड। ब्राउन बॉडी डोमिनेंट ट्रेट है बॉडी कलर में और येलो बॉडी क्या है, रिसेसिव ट्रेट। अब बात आती है एलील्स को कैसे लिखें। तो मेंडल ने तो क्या यूज किया था बेटा, डोमिनेंट ट्रेट के लिए कैपिटल अल्फाबेट, उसने अल्फाबेट किसके लिए लिया, डोमिनेंट के लिए, और उसी का स्मॉल अल्फाबेट रिसेसिव के लिए। लेकिन मॉर्गन ने क्या लिया, रिसेसिव के लिए अल्फाबेट लिया, लेकिन वो कैपिटल तो ले नहीं सकता, तो इसने रिसेसिव के लिए क्या लिया, स्मॉल वाई लिया, मतलब रिसेसिव के लिए तो स्मॉल अल्फाबेट लिया, और डोमिनेंट दिखाने के लिए उसी अल्फाबेट पे प्लस का साइन लगा दिया। प्लस साइन लगते ही मतलब ये ट्रेट कैसा है, डोमिनेंट है, और ये कैसा है, रिसेसिव है।
वहाँ मॉर्गन अगर मेंडल होता तो वो क्या करता है, ब्राउन बॉडीड के लिए कैपिटल बी ले लेता है या कैपिटल येलो भी ले सकता था, और इसके लिए स्मॉल वाई ले लेता। ठीक है, ठीक है, तो कैपिटल वाई, सॉरी, ठीक है। तो वो मेंडल की सिंबल थे। यहाँ पर इसने मॉर्गन ने क्या किया, रिसेसिव के लिए अल्फ़ाबेट लिया और उसी अल्फ़ाबेट पे प्लस साइन लगा दिया, किसको रिप्रेजेंट करने के लिए, डोमिनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो बॉडी कलर में डोमिनेंट है ब्राउन बॉडीड, तो इसके लिए साइन लिया वाई प्लस, येलो बॉडीड के लिए क्या लिया, स्मॉल वाई। यह मॉर्गन का बता रहे हैं, उसने ऐसे लिया था। सेकेंड आता है आई कलर की। अगर हम बात करें, एटलीस्ट बेटा जो क्रॉस आपकी एनसीईआरटी ने दी है उनके लिए आप वही अल्फ़ाबेट यूज़ करो जो एनसीईआरटी यूज़ करिए, बाकी आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो आई कलर की अगर हम बात करें तो इसमें डोमिनेंट ट्रेट था रेड आइड और रिसेसिव ट्रेट था वाइट आइड। वाइट आइड तो क्या है, रिसेसिव ट्रेट, रेड आइड क्या है, डोमिनेंट। तो वाइट आइड के लिए उसने लिया स्मॉल डब्ल्यू, तो रेड आइड के लिए क्या हो जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू प्लस। तीसरा जो ट्रेट है वो है विंग शेप। इसमें डोमिनेंट ट्रेट है नॉर्मल विंग्स और रिसेसिव ट्रेट है आपका मिनिएचर विंग्स। मिनिएचर विंग्स के लिए उसने सिंबल लिया है स्मॉल एम, तो नॉर्मल विंग्स के लिए लिया बेटा स्मॉल एम प्लस। कौन सा ट्रेट लिया, कौन सा एली लिया है, स्मॉल एम प्लस। ठीक है, तो अब क्योंकि उसके पास 3 ट्रेट है तो मॉर्गन ने डाई हाइब्रिड क्रॉसेस कराई। अब क्योंकि ट्रेट हमारे पास 3 है तो उसने इसके लिए 2 टाइप की क्रॉस कराई, 2 डाई हाइब्रिड क्रॉस कराई। एक क्रॉस में उसने बॉडी कलर और आई कलर को लिया, डाई हाइब्रिड क्रॉस कराई, और दूसरी क्रॉस में उसने आई कलर और विंग शेप को लिया। क्या देखने के लिए कि आई कलर का जीन जो है वो कॉमन है, वो बॉडी कलर के जीन के साथ भी लिंकेज शो करता है और वो विंग शेप के जीन के साथ भी लिंकेज शो करता है। तो वो ये देखना चाह रहा था कि आई कलर का जीन बॉडी कलर के साथ ज़्यादा टाइटली लिंक्ड है या विंग शेप के साथ ज़्यादा टाइटली लिंक्ड है, और वो कैसे पता चलेगा, रिजल्ट से। तो देखो उसने क्या जनरलाइजेशन निकाला, ये चीज़ याद करनी बहुत ज़रूरी है, कई बार एग्जाम्स में आ जाती है। यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ रिलेशनशिप बिटवीन लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन। किस किस के बीच में, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन के बीच में। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखना, 2 तरह की जनरलाइजेशन हम बता रहे हैं। मान लो डिस्टेंस बिटवीन जीन क्या है, लेस है, लेसर द डिस्टेंस बिटवीन जीन। सोच के देखना, अभी मैंने आपको बेसिक करा दिया है तो ध्यान से सोचना। जीन के बीच में जितना ज्यादा डिस्टेंस कम होता जाएगा, जैसे मान लो पहले यहाँ पर ये जीन ऐसे लोकेटेड थे एक ही क्रोमोसोम पे, फिर दूसरे मान लो हम ऐसा जीन देख रहे हैं जो ऐसे लोकेटेड है, तीसरा हम ऐसा देख रहे हैं जो बिल्कुल ही पास पास लोकेटेड है। तो जितना ज़्यादा जीन के बीच का डिस्टेंस होता जाएगा उतना ही क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कम होते जाएंगे, और क्रॉसिंग ओवर से अगर वो सेपरेट नहीं होंगे या उसके चांसेस कम होंगे तो उतना ही रिकॉम्बिनेंट्स कम बनेंगे, और रिकॉम्बिनेंट्स कम बनेंगे तो उतनी ही पेरेंटल प्रोजेनी क्या होंगी बेटा, ज़्यादा, और जितनी ज़्यादा पेरेंटल प्रोजेनी उतनी ही लिंकेज ज़्यादा। तो ध्यान देना, लेसर द डिस्टेंस बिटवीन जीन मोर विल बी द लिंकेज। जितना ज़्यादा जीन के बीच में डिस्टेंस कम होगा उतनी ही ज़्यादा लिंकेज होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर डिस्टेंस कम होता है तो उसकी वजह से बिकॉज लेस चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, लेस चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कम होंगे
तो लेसर विल बी द नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स, lesser will be the number of recombinants. recombinants का नंबर उतना ही कम हो जाएगा, और recombinants जितने कम बनेंगे more will be the number of parental progeny, उतनी ही पेरेंटल प्रोजेनी का नंबर बढ़ेगा, और पेरेंटल प्रोजेनी जितनी ज़्यादा होंगी उतना ही हम क्या कहते हैं, लिंकेज ज़्यादा होगी। और अगर हम इससे अपोजिट बात करें तो हायर द डिस्टेंस बिटवीन जीन के बीच में जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा उतना ही इंक्रीज चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, उतना ही क्रॉसिंग ओवर के चांसेस बढ़ेंगे, और जितने ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर के चांस बढ़ेंगे उतना ही रिकॉम्बिनेंट्स का नंबर ज़्यादा होगा, ना सॉरी हाँ, रिकॉम्बिनेंट्स का नंबर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। और रिकॉम्बिनेंट्स का नंबर जितना ज़्यादा होगा उतना ही पेरेंटल्स का नंबर क्या होगा बेटा, कम होगा। अब पेरेंटल कम होंगे तो लिंकेज क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये दो जनरलाइजेशन आपको ज़रूर याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड बोर्ड एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो क्या आ चुका है, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, कि लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन जो है वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। कैसे, तो आप यही जनरलाइजेशन बताओगे कि जितनी ज़्यादा लिंकेज होगी उतनी ही पेरेंटल प्रोजेनी ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा पेरेंटल प्रोजेनी होंगी उतने रिकॉम्बिनेंट्स कम बनेंगे। और रिकॉम्बिनेंट्स कम क्यों बन रहे हैं, क्योंकि चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर कम हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब रिकॉम्बिनेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और इसी तरीके से इसका अपोजिट बता दोगे, और साथ में आगे नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं क्रॉस कराऊंगी, उस क्रॉस का आपको रिजल्ट भी देना है। ठीक है, ताकि आप इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर पाओ। एक बार क्वेश्चन आया, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर आर अपोजिट टू ईच अदर। कैसे अपोजिट है, तो बेटा इसमें आप क्या कहोगे, क्रॉसिंग ओवर क्या बनाती है, रिकॉम्बिनेंट्स बनाती है। सबसे पहला पॉइंट यही बताओगे कि क्रॉसिंग ओवर क्या बनाती है, रिकॉम्बिनेंट्स बनाती है। फिर आप लिखोगे जितने ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर के चांस होंगे उतने ही ज़्यादा रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे, दैट मीन्स उतने ही कम आपके पेरेंटल बनेंगे, और पेरेंटल कम बनेंगे तो लिंकेज क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो ध्यान से देखो, क्रॉसिंग ओवर के चांस बढ़ रहे हैं तो लिंकेज कम हो रही है। ठीक है, और अगर क्रॉसिंग ओवर के चांस कम हो जाए तो लिंकेज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ ध्यान रखना बेटा, लिंकेज जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, क्रॉसिंग ओवर के, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रिकॉम्बिनेशन के। ये चीज़ ध्यान रखना। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, डिस्टेंस बिटवीन जीन या फॉर्मेशन ऑफ पेरेंटल प्रोजेनी की। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको बेटा बहुत ध्यान से याद करना है क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट कि आपको लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। एक बार हम क्विक रिवीजन ले लेते हैं। लिंकेज मैंने क्या बताया था, फिजिकल एसोसिएशन बिटवीन जीन। रिकॉम्बिनेशन मैंने क्या बताया था, जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन। ठीक है, फिर सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिचुएशन, किस केस में आप कहोगे कि लिंकेज है। या तो एग्जामिनर आपको ये कह रहा हो कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हो रहा, या फिर इसी लाइन को दूसरे तरीके से भी कह सकता है कि गैमेट्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट आउट नहीं हो रहे। ठीक है, या दूसरी सिचुएशन क्या है कि आप डाई हाइब्रिड क्रॉस डिजाइन कर रहे हो,
एज पर द रूल्स ऑफ मेंडल, लेकिन डाईहेब्रिड क्रॉस का F2 का फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1 से डेविएट होगी। ठीक है, ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जीन टाइटली लिंक्ड भी हो सकते हैं और लूजली लिंक्ड भी। जितना ज़्यादा जीन्स के बीच में डिस्टेंस कम होगा उतनी लिंकेज बढ़ेगी। ध्यान देना, डिस्टेंस जितना कम होगा, डिस्टेंस के भी ये क्या है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ध्यान रखना, लिंकेज डिस्टेंस बिटवीन जीन्स के भी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना कम डिस्टेंस होगा जीन के बीच में उतना ही डिफिकल्ट होगा उनको क्रॉसिंग ओवर से सेपरेट करना। ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लिंकेज किसके, पेरेंटल प्रोजेनीज की। ये एक बार करेक्शन कर लेना, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पेरेंटल प्रोजेनी की। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। और मेंडल जो मॉर्गन ने जो 3 ट्रेट दिए हैं, बॉडी कलर, आई कलर और विंग शेप, तीनों के डोमिनेंट और तीनों के रिसेसिव आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। थैंक यू बेटा।